नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हम बात करेंगे, बीजेपी सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इन 100 दिनों में क्या खोया, क्या पाया है, सुशासन का दावा करने वाली सरकार की क्या उपलब्धियां रही और किन मुद्दों पर सरकार बैकफुट पर नजर आई, या जो आरोप विपक्ष लगा रहा है उस पर चर्चा करेंगे। मनोहर लाल खट्टर पहली बार विधायक चुने गए और मुख्यमंत्री बने। कई और मंत्री भी पहली बार विधायक चुने गए, तो विपक्ष कहता है कि अनुभवहीन सरकार है। हम 100 दिनों के आधार पर चर्चा करेंगे कि विपक्ष के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। जो वायदे चुनाव के समय किए थे उनमें से किस पर काम शुरू हुआ है। बीजेपी सरकार पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है। ऐसे में फैसले लेने में कितनी दृढ़ता है, कितना जोश है, इस पर चर्चा बनती है। तो प्रदेश की खट्टर सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। सरकार कह रही है कि एक समान विकास की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं विपक्ष कह रहा है कि सरकार अपने वादों से पलट रही है और जनहित के फैसलों को बदला जा रहा है। हरियाणा में खट्टर सरकार को बने 100 दिन हो गए हैं। इन 100 दिनों में सरकार पिछली सरकार के फैसलों की समीक्षा में ही व्यस्त रही। मंत्रिमंडल के शपथ लेते ही सबसे पहले तो पिछली सरकार की ओर से लिए गए कई फैसलों को पलटा गया और उन फैसलों पर समीक्षा की बात कही गई। भर्ती प्रक्रिया के कई बोर्डों को भंग कर दिया गया और पिछली सरकार के दौरान चल रही पुलिस भर्ती को रद्द कर दिया। रिटायरमेंट की उम्र को 60 से घटाकर 58 साल कर दिया गया। वहीं उपलब्धियों में सरकार ने सीएम विंडो की शुरुआत की। पुलिस से संबंधित ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए हर समय पोर्टल की शुरुआत की गई। पेंशन में 200 रुपए की बढ़ोतरी की गई। हालांकि बीजेपी ने घोषणा पत्र में कहा था कि पेंशन 2000 करेंगे। उल्टा हुडा सरकार के समय कैबिनेट का वो फैसला लागू नहीं किया गया जिसमें बुढ़ापा समेत सभी पेंशन 1500 रुपए 1 नवंबर 2014 से दी जानी थी। लेकिन 200 रुपए बढ़ाकर कहा गया कि हर साल 200 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी, तो 5 सालों में पेंशन 2000 रुपए हो जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय अभियान हरियाणा से शुरू हुआ। वहीं सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव को हरियाणा में योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। गीता को भी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का ऐलान किया गया। सरकार ने एक और फैसला लिया कि पुलिस भर्ती में इंटरव्यू नहीं होगा बल्कि लिखित परीक्षा ली जाएगी। वहीं ए, बी, सी और डी श्रेणी के इंटरव्यू में 10% नंबर तय किए जाएंगे। वैसे तो किसी भी प्रदेश सरकार के लिए 100 दिन का समय काफी नहीं होता है कि उस पर समीक्षा की जा सके, मगर आजकल मीडिया एक एक दिन के कामकाज पर नजर रखता है और हम इस पर चर्चा करेंगे कि 100 दिन में प्रदेश की जनता ने क्या खोया और क्या पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवं तहलका, हरियाणा। तो 100 दिन पूरे हुए सरकार के, तो नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले विपक्षी पार्टी इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने 100 दिन पर क्या कुछ कहा है, वो सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जो हरियाणा प्रदेश की जनता से वादे किए थे 100 दिन में उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया। जनता से किए वादे ही नहीं पूरे करेंगे तो उसकी सफलता क्या है? सफलता तो वही होती है जनता से कहा कम से कम करके तो दिखाओ। उधर कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी भी कुछ बोली हैं, वो भी सुन लेते हैं। कंप्लीटली यू टर्न्स, कंप्लीट फ्लिप फ्लॉप। आप देखिए हर जगह पर वो जो बेटियों के साथ जो हुआ था उसके ऊपर कभी ऐसे कह रहे हैं, कभी दूसरी बात कह रहे हैं। आपने देखा स्वामी जो इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो प्रॉमिसेस थे, एक इलेक्शन मैनिफेस्टो प्रॉमिस के ऊपर इन्होंने एक शब्द। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक लाइन में बोले हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। अभी तो लगता नहीं है लोगों को, जो मैं गांव में जा रहा हूं या जिससे बात कर रहा हूं,
लोगों को ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि यहाँ कोई प्रजातांत्रिक सरकार है। लोगों को लग रहा है जैसे यहाँ राष्ट्रपति शासन हो। 100 दिन में क्या उपलब्धियां रही सरकार की, जवाहर यादव ओएसडी वो बता रहे हैं। भारत में जो सुधार हुए, चाहे पुलिस में हुआ, चाहे वो खेती के माध्यम से हुआ, चाहे जो और नीतियां, खेल नीति बनी हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे एक उपलब्धि हुई कि पी राघवेंद्र राव की जो रिपोर्ट को स्वीकार किया अभी मंत्रिमंडल ने कि नौकरियों में SC ST को जो प्रमोशन है वो मिलता रहेगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ऐसी है कि ये तो अभी शुरुआत है, बहुत आगे तक जाना है। हरियाणा में इतना कुछ है जो उन्होंने बदलना है। वहीं स्वास्थ्य और खेल मंत्री अनिल विज भी 100 दिन को कामयाबी से भरे दिन बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जो गलत फैसले किए हुए थे उनको बदलना जरूरी था। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमने जो कुएं की तरफ जा रही थी हरियाणा सरकार, उसका रुख मोड़ा हमने, और उसका रुख मोड़ के हमने उसको लोगों की तरफ किया। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। 100 दिन पूरे हो गए हैं आज खट्टर सरकार को बने हुए। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की पहली बार प्रदेश में सरकार बनी। सुशासन का यहां पर दावा किया गया, वायदे बहुत सारे किए गए जब चुनाव हुआ था, लेकिन इन 100 दिनों में हम समीक्षा करेंगे क्या कुछ प्रदेश की जनता ने पाया है और क्या कुछ खोया है। और इस चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान शामिल हैं मैं आपको बता दूं, मेरे साथ सुनीता दुग्गल जी रोहतक से बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगी। मेरे साथ कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता रोहतक से मौजूद रहेंगे। मेरे साथ प्रवीण अत्रे साहब हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ गोविंद ठुकराल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी कार्यकारी संपादक एवं तहलका हरियाणा के। चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुनीता दुग्गल जी आपके पास आना चाहूंगा। आपके नेता कहते हैं कि 100 दिनों में बहुत कुछ किया है, एक अच्छी शुरुआत हमने की है, जो दावे वायदे किए थे उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, एक समान विकास। लेकिन विपक्ष के नेता तो कुछ और ही कह रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इन 100 दिनों को? सर मित्र जी, सबसे पहले तो मैं सभी हमारे प्रदेशवासियों को भारतीय जनता पार्टी के 100 दिन पूरे होने पर बधाई देती हूँ कि इतने स्मूथ तरीके से कि लोगों को ये बिल्कुल लग रहा है कि राम राज आ गया, जैसे कि जिस तरह का पहले भ्रष्टाचार और जिस तरह का पहले चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी, आज लोग एक सुकून का एहसास कर रहे हैं। आप कहीं भी चले जाएं, लोगों को एक एहसास है कि कोई ऐसा शासन आया है कि जिसके अंदर एक आम आदमी जो है उसकी सुनवाई हो रही है, चाहे वो CM विंडो के थ्रू है या पुलिस का जो सिस्टम है उसको कितना अब सरलीकरण उसका किया गया है जी। और इस तरह से कितनी ऐसी चीजें हैं कि आज एक आम आदमी बहुत सुकून महसूस कर रहा है जी। तो कहने का मतलब राम राज आ गया है। कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी भी रोहतक में ही बैठे हैं। हुड्डा साहब, राम राज आ गया है, बीजेपी नेताओं का कहना है। देखिए, रामराज बिल्कुल आ गया है। हमारी किसानों की महिलाएं रात को 2 बजे खाद का कट्टा लेने के लिए पुलिस स्टेशनों पे खड़ी रहती हैं और शाम तक अगर कट्टा नहीं मिले तो खाली आदमी चली जाती हैं। एक किसान की लाइन में लगते मौत भी हो चुकी है। अगर ऐसा रामराज आप कहते हैं तो ठीक है। दूसरा, इन्होंने जितने वायदे किए थे एक वायदा भी इन्होंने पूरा नहीं किया। आज किसान को मार के रख दिया इस सरकार ने जी। धान की कीमतें हमने 4500 रुपए की दिलवाई थी जी, आज 2500 रुपए पे आ चुका है धान। कपास की कीमत 1000 रुपए कम मिल रही है। आज ये हालत है कि किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है जी। किसान को ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना खाद मिल रही है जी। तो कहां का रामराज है? रामराज तो बीजेपी के लोगों के लिए है कि ठाठ से हवाई जहाजों में घूम रहे हैं जी, सरकारी कारें मिली हुई, सरकारी बंगले मिले हुए हैं। और बीजेपी के जवाहर यादव ने और उनके जो खेल मंत्री ने कहा है, उन्होंने जो पॉलिसी खेल नीति बनाई है टोटल कांग्रेस पार्टी की खेल नीति की नकल है। हमारी खेल नीति के ऊपर अपना लिपा पोती करके उन्होंने खेल नीति बना दी। हुड्डा साहब, तो मैं समझता हूं हुड्डा साहब, ये सरकार हुड्डा साहब आप कह रहे हैं कि हवाई जहाजों में घूम रहे हैं, अच्छे बंगले मिले में, वो तो जिसकी सरकार होती है हर वो नेता जो होते हैं हवाई जहाजों में घूमता है। और इस जो मुख्यमंत्री इसने तो हवाई जहाज भी लेने से मना कर दिया था।
ये खूब घूम रहे हैं। रोहतक आए थे, हेलीकॉप्टर से आए थे और यहाँ 4 बार आ चुके हैं। लोगों से नहीं मिले, आम आदमी से, और हमेशा बगैर मिले लोगों से चले जाते हैं। तो इसीलिए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, किसी आदमी को राहत दे के नहीं जाते मुख्यमंत्री, सिर्फ अपने यहाँ के फीता काट के चले गए और किसी का काम नहीं हो रहा है सरकार के अंदर। मैं ये समझता हूं कि ये सरकार टोटल विफल है और सरकार ने 100 दिनों के अंदर कुछ नहीं किया जी, और लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये सरकार कुछ करे, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही। चलिए, चर्चा आगे भी हम जारी रखेंगे। परवीन अत्री साहब आपके पास आते हैं। अत्री साहब, पहले जब सत्ता में बीजेपी भागीदार रही, जब आपकी सरकार थी तो आपके साथ भागीदार रही है, पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ, और पहले 100 दिन हमेशा यही कहा जाता है कि अनुभवहीन नेता है, अनुभवहीन सरकार है। क्या कहेंगे 100 दिनों के बारे में? देखिए, 100 दिनों के बारे में सबसे पहली लाइन तो ये है कि ये सोई हुई सरकार है। अगर आप पिछले 100 दिन के कार्यकाल को देखेंगे इस सरकार के, तो आपको ये बात बड़ा स्पष्ट नजर आएगी कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जो ये वायदे किए थे, जो ये संकल्प पत्र लेके आए थे, उसमें जो इन्होंने जनता से वायदे किए थे, जिसके बारे में बड़ा जोर शोर से प्रचार भी किया था, उसका तो इनको ध्यान ही नहीं है। मतलब उससे तो बिल्कुल ही पलट गए। चाहे हम बात करें स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की, चाहे हम बात करें बेरोजगार युवकों के पेंशन की, चाहे हम बात करें कर्मचारियों को पंजाब के बराबर वेतनमान देने की। देखिए, इन्होंने बड़ा जोर शोर से प्रचार किया था और बाद में कर्मचारियों को पंजाब के बराबर वेतनमान देना तो दूर, मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आई कि जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे अभी जवाहर यादव बात कर रहे थे कि देखिए खेती के क्षेत्र में, अभी उन्होंने जब बोला ये बात तो मैं देख रहा था ठुकराल साहब को थोड़ी सी हंसी आ गई थी। खेती के क्षेत्र में तो इन्होंने ये काम किया कि जो किसान है वो यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगा हुआ है, महिलाओं को थाने में जाके यूरिया की पर्ची लेनी पड़ रही है। तो ये तो इन्होंने किसानों को राहत दी है। और उसके बाद बात कर रही थी जैसे सुनीता दुग्गल जी भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार का आलम आप समझे। अभी एक रिकॉर्डिंग आई है, वो चैनल्स पे भी चली है, जो इनके एक नेता एक सरकारी अधिकारी को इस बात के लिए डांट रहे हैं कि उसने खाद की ब्लैक करने वाले व्यापारी की बुक्स कब्जे में ले ली थी। अच्छा। और वो डांट रहे हैं उसको कि तेरी क्या हिम्मत होगी, तूने कैसे ले लिया। मतलब खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। जो किसान बेचारे यूरिया के लिए तरस रहे हैं और ये लोग खुद ब्लैक करवा रहे हैं। उस रिकॉर्डिंग को अगर आप सुनो तो साबित होता है कि इसका मतलब इनकी शय पे वो ब्लैक हो रही थी। और इसके अलावा जितनी भी इनकी घोषणाएं थी, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। आप बताएं, स्वास्थ्य के लिए इन्होंने बाकायदा अपने चुनावी घोषणा पत्र में बोला था कि गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। भाई साहब 100 दिन में तो अभी कुछ हुआ नहीं है। आपने कदम भी नहीं बढ़ाया इसके ऊपर। ठीक है। शिक्षा के मामले में बात करें तो आज भी हालात ये है कि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर मैं अकेले कैथल जिला की बात करता हूं तो लगभग 137 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है। स्कूलों में अध्यापक नहीं है। तो ये किस राम राज्य की बात कर रही थी सुनीता जी, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था। चलिए आगे भी बात करते हैं। गोविंद ठुकराल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ठुकराल साहब, आप बहुत सारी सरकारों को देखते आए हैं, बहुत सरकारों को आपने देखा है। अगर बात करें, यहां तुलना करें कि जो भी सरकार रही है, पहले 100 दिन की हम तुलना कर रहे हैं, सिर्फ 100 दिन हुए अभी सरकार को, किस तरीके से इस सरकार के कामकाज को देखते हैं? हालांकि कहा जाता है कि अनुभवहीन नेता है, अनुभवहीन सरकार है, लेकिन पहले 100 दिनों की हम समीक्षा करें तो किस तरीके से देखते हैं, कितने नंबर देते हैं आप इस सरकार? एक तो अगर हम इसका बीच का देखना पड़ेगा, रामराज और जो बाकी क्रिटिसिज्म है ना, उसके बीच में देखना पड़ेगा कि सरकार की उपलब्धि असल में है क्या। ठीक है। मैं महसूस करता हूं कि इनके पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, राज कर रहे हैं या एमएलए हैं, ये कंपैरेटिवली ईमानदार हैं। ठीक है। खुद लेकिन नीचे जो करप्शन है, और ये खट्टर साहब खुद मानते हैं कि नीचे की करप्शन को खत्म करना बड़ा मुश्किल काम है। किसको किसके ऊपर लगाएं? अगर विजिलेंस वालों को लगाते हैं किसी इंक्वायरी में तो विजिलेंस वाले भी करप्ट होंगे। तो फिर हम कैसे, ये खुद माना उन्होंने कि हम उस पे किस नतीजे पहुंचेंगे। करप्शन का मामला एक, दूसरा है कि गवर्नमेंट के काम में एफिशिएंसी लाने का तरीका क्या है। ठीक है। गवर्नेंस को इम्प्रूव करने का तरीका क्या है। इन्होंने सोचा कि हम छापे मारेंगे, कंपटीशन में एक मंत्री के साथ दूसरे मंत्री का कंपटीशन है, वो छापे मारेंगे, चलो कुछ दिन के लिए डॉक्टर वक्त पे आ जाएंगे, डॉक्टर अपना सफेद कोट भी पहन के आ जाएंगे। लेकिन जब किसी डॉक्टर के साथ एक मंत्री का व्यवहार जो रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, वो सामने आएगा, जो बात सामने आएगी तो आपको कैसे नजर आएगा। मान लें कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ से बेटियों के बारे में बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है, उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन इसके आगे आप क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे कैसे, उसके लिए कोई रोड मैप बनाओ, कोई तरीका बनाओ। अब किसानों की बात हुई है। यूरिया तो पिछले
कई बार यूरिया की शॉर्टेज हुई है, लेकिन ऐसी शॉर्टेज बहुत कम हुई है जो ऐसी हुई है। बिल्कुल। लेकिन जो क्राइसिस एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में जो क्राइसिस आ रहा है वो शायद इस सरकार की समझ से दूर है। ठीक है। वो वजह उसकी ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस की कीमतें गिर रही हैं। ठीक है। लगातार गिर रही हैं, उसका प्रभाव हिंदुस्तान पे पड़ रहा है। और आपने तो ये कह दिया कि जो 10 रुपए 100 रुपए क्विंटल आप बोनस देते थे, वो बोनस नहीं देंगे। दिल्ली की सरकार ने ये कहा है सभी सरकारों को कि आप बोनस नहीं देंगे, अगर बोनस देंगे तो आपकी खरीदारी हम नहीं करेंगे, आपकी वो गेहूं या धान की खरीदारी हम नहीं करेंगे। ऐसे हुक्म भी कभी चढ़ाए गए हैं? आप खेती के क्राइसिस को समझिए कि वो कहाँ खड़ा है। ठीक है। किसान कितने दुखी हैं, जमीन बंटवारे हो गए, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई है, उनके पास पैसा नहीं, वो कर्जे में फंसे हुए हैं। फिर आप फिजिकल हेल्थ ले लीजिए, उन्होंने कहा कि व्हाइट पेपर देंगे। ठीक है। व्हाइट पेपर से ही काम चल जाएगा क्या? आपने क्या इंप्रूवमेंट की है? एक्साइज में पैसा बढ़ा है, टैक्सेस में उगराही बढ़ी है, कहाँ आपने वो इंप्रूवमेंट की है? आप एक मैसेज तो 100 दिन में कोई ज्यादा काम नहीं हो सकता, लिमिट होती है, लेकिन कोई संदेश जा सकता है कि हम इकट्ठे हैं, ये चीजें हम, ये हमारे पहले साल हम ये काम कर लेंगे, ठीक है, दूसरे साल हम ये काम करेंगे। ठीक है। कोई एक रोड मैप दे लोगों के सामने। अब आप भूल गए कि 6,000 रुपया और 9,000 रुपया आपने ग्रेजुएट्स को और पोस्ट ग्रेजुएट्स को देना था, उसके बारे में बात नहीं। बात यह है कि हम गीता लाएंगे, हम बत्रा को लाएंगे, वो करेगा। बत्रा और गीता क्या करेंगी जब वहाँ टीचर नहीं है पढ़ाने को? संस्कृत कौन पढ़ाएगा? आपको अध्यापक चाहिए ना, टेक्स्ट बुक चाहिए, कहाँ से आ जाएंगी? कैसे शुरू कर लेंगे? यानी ये लोगों को कैसे भुलाना चाहते हैं सारी बातों को। जो कंक्रीट देखिए, जो आर्थिक स्थिति है ना, उससे लोगों का टकराव रोज होता है जिंदगी में। उस टकराव में आप उनकी मद क्या कर रहे हैं? एजुटेशन शुरू हो गई है, ठीक है, किसानों की भी, एम्प्लॉइज की भी, सबकी। अब ये तो इसी में उलझ के रह जाएंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जनता को जो फायदा मिले, महंगाई कम हो या उनको किसी और तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, उसकी बात कम और दूसरी बातें ज्यादा हो रही हैं। डॉक्टर धीमान साहब आपके पास आता हूं। डॉक्टर धीमान साहब, जो उपलब्धियां हमने अपने पैकेज में भी दिखाया, जो उपलब्धियां रही हैं सरकार की, जो 2-3 काम शुरू किए हैं और जो जनहित के फैसले थे पिछली सरकार ने लिए थे, हालांकि जाते जाते लिए थे, लेकिन उनको वापस ले लेना, आप किस तरीके से देखते हैं? इन 100 दिनों का जो भी कार्य किया है, जो भी काम शुरू किया है या जो भी वापस लिया है, उसको किस तरीके से देखते हैं? जब विधानसभा के चुनाव होने थे, सभी अपने राजनीतिक दलों ने घोषणा पत्र जारी किए थे। बिल्कुल। लोगों के सामने कहा था हम ये काम करेंगे। लोगों को लगा कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं ये बहुत अच्छे हैं, सबसे बढ़िया हैं, और 47 सीट देकर उनको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बिल्कुल। उसमें क्या मुख्य बातें थी? कुछ वादे 5 साल के लिए होते हैं, क्योंकि पूरा घोषणा पत्र 5 साल का होता है। बिल्कुल। जो 5 साल में लागू होगा, जैसे बिजली के प्लांट लगाने हैं, उसको अगर आज शुरू करेंगे तो 4 से 5 साल लग जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन बिजली देने के लिए जो बिजली उपलब्ध थी, है और अगर रहेगी, उसमें से हम 18 से 20-22 घंटे बिजली दे सकते हैं। ठीक है। वादा था 24 घंटे का। हाँ। बिजली मिल रही है गांव में 10 से 12 घंटे। वो वादा इमीडिएटली उसी दिन, जिस दिन मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली थी, उस दिन पूरा हो सकता था। आज तक 100 दिन में नहीं पूरा हुआ। ठीक है। दूसरा, बेरोजगार जो युवक हैं, जो सबसे ज्यादा आज मुंह बाई खड़े पूरे देश में, उसमें हरियाणा भी शामिल है। बेरोजगारी, पढ़े लिखे जा रहे हैं बच्चे, पढ़े लिखे जा रहे हैं, नौकरी कहीं मिलती नहीं है, तो बेरोजगारी भत्ता उनको 6,000 और 9,000 रुपए देना था। 100 घंटे का काम कराना था 1 महीने में। ठीक है। वो बच्चे 100 दिन में 1 रुपया भी अपने घर नहीं ले पाए। ठीक है। क्योंकि उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। बिल्कुल। उसमें सरकार को फैसला करना है, बताना है। तीसरा, हमने अपने जो प्रोग्राम का टाइटल रखा है, क्या खोया। बिल्कुल। 1500 रुपए 1 नवंबर 2014 से बुजुर्गों को पेंशन मिलनी थी। ठीक है। वो अब 1 जनवरी से 1200 रुपए मिलेगी। 300 रुपए खो दिए उन्होंने। ठीक है। ये खो दिया उन्होंने। हाँ। जो कर्मचारी 60 साल में रिटायर होने थे, वो 58 साल में हो गए, तो 6,000-7,000 के आसपास कर्मचारी अब तक रिटायर हो चुके हैं। ये खो दिया उन्होंने। ठीक है। पंजाब के समान वेतनमान पिछले 10 साल में सरकार के लोग मांग करते रहे, हुडा सरकार के, हमें पंजाब का समान वेतनमान दो। हाँ। हालांकि कुछ पैसे 10 जो नवंबर थे 2013 को घोषणा में किए गए थे, पुलिस वालों को 7,000 रुपए और बाकी कर्मचारियों को 2,000 रुपए अलग से बेनिफिट दिया गया। ठीक है। पंजाब का समान वेतन समान नहीं मिला था जी, पर इस सरकार ने वो पंजाब के समान वेतन समान का जो है मामला वेतनमान का, वो नहीं किया। ठीक है। ये खो दिया। हाँ। वो कहीं गुम हो गया। ठीक है। अब जो हुआ है सीएम विंडो, हाँ, शिकायतें इकट्ठी करो। हाँ।
शिकायतें मुख्यमंत्री ने भी अपने 20 के 21 जिलों में जाके इकट्ठी की और सीएम विंडो से भी शिकायतें इकट्ठी शुरू हो गई। ओके। आज की डेट में जो डाटा है उसमें सुझाव भी हैं, उसमें डिमांड्स भी हैं और शिकायतें भी हैं। ठीक है। जो उसमें से सेग्रीगेशन करने के बाद जो शिकायतें हैं जिसको हम कंप्लेंट के रूप में कहते हैं आधिकारिक रूप से, वो 14,000 के आसपास हैं आज की डेट में। 14,000 शिकायतें शामिल पूरे रिड्रेसल होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल। लेकिन एक अच्छी बात है, जो अच्छी बात है कि लोगों को शिकायत कर सकते हैं सीएम के पास, ये पाया उन्होंने। ठीक है। रामपाल का आश्रम को खाली कराना था, 20-22 हजार लोग थे, वो एक हम कह सकते हैं उसमें, हालांकि 6 लोगों की मौत हुई है, पर फिर भी एक वो उसको किसी ना किसी उपलब्धि में हम डाल सकते हैं। ठीक है। चाहे वो देर से ही सही, पर किसी उपलब्धि में डाल सकते हैं। ठीक है। जो खाद थानों में बंटा, ये लोगों ने खोया। कभी आज तक थानों में खाद नहीं बंटा था। डंडा, जो पुलिस का डंडा कभी आज तक खाद के लिए नहीं चला था। बिल्कुल। रेगुलेट होता है, ठीक है, उसमें आरोप प्रत्यारोप किसके ऊपर, मैं उसमें नहीं जा रहा कि वो पिछली सरकार की वजह से स्टॉक कम था, किसकी वजह से कम था, मैं उसमें नहीं जाना। खोया क्या, पाया क्या, हम 100 दिन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरिट के आधार पर कर रहे हैं। हाँ। वो खाद के मामले में सरकार शायद कहीं नई सरकार थी, अनुभव नहीं था, उसमें कहीं फंस के रहेगी। ठीक है। तीसरा जो एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, बीजेपी का वो इंटरनल मैटर है हालांकि, पर हम क्योंकि मीडिया में सब चीज बात करते हैं, जो बीजेपी के पदाधिकारी थे, वर्कर थे, जो संघ के लोग थे, कहीं ना कहीं 100 दिन के कार्यकाल में वो भी कहीं महसूस कर रहे हैं, शायद वो बात अभी नहीं बन पाई जिस तरीके से सरकार फर्स्ट डे से पेश में आनी चाहिए थी। ठीक है। स्लो मोशन में धीरे धीरे अब चल रही है, वैसे चल पड़ी है सरकार, पर स्लो मोशन में रही। ठीक है, स्लो मोशन है अभी सरकार। ये एक, हाँ, ये मानना पड़ेगा। और एक मंत्री का मैं बता दूं, नाम इसलिए नहीं लूंगा कि मंत्री ने कॉन्फिडेंस में मेरे से बात की है, मंत्री भी महसूस कर रहे हैं कि हम, ये मेरी बात हुई थी उस दिन 97 दिन थे कि अब 100 दिन पूरे होने वाले हैं, हम क्या कहेंगे लोगों को। ठीक है। कि हमने 100 दिन में क्या किया। हाँ। तो मंत्री भी चिंतित हैं, बेशक पब्लिकली फेस पे उनको कहना पड़ता है हमने बहुत हाँ, किया। हाँ, बिल्कुल। ब्रांड एम्बेसडर बना दिया आपने, अपने पैकेज में बताया था। हाँ। बाबा रामदेव को गीता लागू होगी, हाँ। 4ठी क्लास से उसके श्लोक पढ़ाए जाएंगे। देखिए, खेल नीति आ गई है। ये इन्होंने इस सरकार के पाए, जो मतलब कह सकते हैं। हाँ हाँ, यस, टुकराल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं। रामदेव ब्रांड एम्बेसडर हैं और हम बेटियों को बचाना चाहते हैं, हम भ्रूण हत्या के खिलाफ हैं। हाँ। पर उसकी जो फार्मेसी है वो पुत्र को पैदा करने के लिए दवाइयां देती है। ये हिंदुस्तान टाइम्स ने फ्रंट पेज पे खबर छापी है। उसका कोई डिनाइल नहीं आया कहीं से। ठीक है। उन्होंने पूरी डिटेल दी है, कौन सी दवाई है, क्या दवाई है, कहाँ मिलती है, कितने की मिलती है, और रामदेव की फार्मेसी उसको बनाती है। ठीक है। यानी आप एक तरफ तो बेटियां चाहते हैं कि ताकि ये जो इम्बैलेंस है हरियाणा में, तो टुकराल साहब इसको क्या अनुभवहीनता देखा जाए? जो ये अनुभव, देखिए अनुभवहीनता भी है, लेकिन एक होती है इंटेंशन ठीक है, मुख्यमंत्री ठीक इंटेंशन के आदमी होंगे, सादा जिंदगी जी रहे होंगे, अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे होंगे। बिल्कुल। अब जैसे उन्होंने ये कुरुक्षेत्र वाले डॉक्टर का मसला है, उसको थोड़ा सा हल करने की कोशिश की है, मंत्रियों को भी समझाया, उसको भी समझाया कि ठीक से आप ठीक से काम करिए, उनसे कहा कि आप ऐसी बातें मत करिए, लेकिन एक डायरेक्शन जो देनी होती ना एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में लेके, वो शायद कंट्रोल में आप कैसे लेंगे? एक सिस्टम है वो कहीं गड़बड़ा रहा है, वो लोगों को राहत नहीं दे रहा है। ये इससे सारी सरकारें जूझती रहती हैं, चाहे वो लोकदल की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की है, चाहे कॉम्बिनेशन है किसी पार्टी का, लेकिन इसको चलाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इस ब्यूरोक्रेसी से जो नीचे से ऊपर तक कैसे काम लेना है। ठीक है। क्या वो थ्रेड से काम होगा? हाँ। इन शॉर्ट शासन और प्रशासन के अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन, तालमेल की हमेशा कमी नजर आती है। जिस तरीके से मामले सामने आए हैं मंत्रियों के और अफसरों के, तो कोऑर्डिनेशन की कमी यहां पर आती है। सुनीता दुग्गल जी, आपके पास आ जाता हूं। सुनीता दुग्गल जी, किसानों के लिए बहुत सारी घोषणाएं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, ये बहुत बड़ी घोषणा थी, वो तो खैर उस पर कोई काम नहीं है, लेकिन यूरिया सबसे बड़ी बात, क्योंकि किसान अन्नदाता है पूरे देश का और किसानों के वोट बहुत ज्यादा संख्या में है। आपने किसानों को निराश भी किया है और एक तरीके से किसान आज आपसे दुखी भी है। क्या कहेंगे इस मामले में? जो अनुभवहीनता थी, क्या उसकी वजह से आप यूरिया नहीं दे पाए किसानों को, या फिर कुछ और था? हालांकि बार बार आपके मंत्री, मुख्यमंत्री कहते रहे यूरिया की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज तक भी किसान लाइनों में खड़ा है, थानों में पर्चियां ले रहा है यूरिया के लिए। देखिए सर्वमित्र जी, ये किसानों की जो बात है वो उस चीज को कुछ हद तक
हम भी ये मानते हैं कि यूरिया की कमी की वजह से किसान को आज दिक्कत है, लेकिन उसके पीछे अगर आप कारण अगर जानना चाहेंगे तो उसका कारण पीछे कांग्रेस सरकार है, जिसने जो स्टॉक होना चाहिए था उतना उसने अरेंज करके नहीं रखा, उसकी वजह से ये दिक्कत है। और ऐसा कुछ नहीं है कि धीरे धीरे क्योंकि 5 साल के लिए मैंडेट दिया है और इस बात को भी हम मानते हैं और खुद मुख्यमंत्री जी भी मानते हैं कि हम धीरे धीरे सब कुछ जो है वो लाइमलाइट में लेके आएंगे और वो सबका सब जो है वो स्ट्रीम लाइन में आएगा। तो इसमें आप चाहे खेल नीति को देखें, चाहे आप इंटरव्यू के लिए मार्क्स कम करने की बात करें, हमारी पूरी कोशिश ये है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, बच्चों को किसी तरह की कोई ये महसूस ना हो कि भ्रष्टाचार हो रहा है या कि सिर्फ भाई भतीजावाद से या क्षेत्रवाद से ग्रसित होकर किसी को नौकरियां दी जा रही हैं। अभी 100 दिन जो है किसी को जजमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा भी नहीं होते हैं। हमारे हुड्डा साहब ने बात की बंगले लेने की और हवाई जहाजों में जाने की, तो आप ये देखें कि पूर्व मुख्यमंत्री को पहले ही ये लग गया था कि आप विपक्ष में बैठने वाले हैं, तो उन्होंने वो अरेंजमेंट पहले ही करके रखा कि विपक्ष में रहते हुए मुख्यमंत्री को बंगला भी मिलेगा और वो सारी सहूलतें मिलेंगी। तो बंगले में रहने का शौक तो किसको है? ये तो देखिए साहब को भी मिलेगा नहीं, और ये 1 साल के बाद उनको मिल जाएगा। लेकिन आप जो कटाक्ष जो कर रहे हैं कि आपको बंगलों में रहने के, वो बंगलों में रह रहे हैं आराम से, तो बंगलों रहने के जवाब तो मैंने आपको ये दे दिया। और दूसरी बात ये है कि कितना अच्छा मैसेज एक कह रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आज ये आलम है कि आप पूरे हरियाणा में किसी स्कूल कॉलेज में चले जाओ, वो कोई ना कोई व्याख्यान इसके ऊपर कर रहे हैं। और जो जनरेशन जिसको जरूरत है ये बात समझाने की, चाहे वो कॉलेज के बच्चे हैं चाहे वो +2 के बच्चे हैं, उन बच्चों के अंदर एक मैसेज जा रहा है बहुत जबरदस्त। और कोई स्कूल कॉलेज ऐसा नहीं है जो इसको सब्जेक्ट को लेकर उस पर व्याख्यान ना कर रहा हो और किसी ना किसी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाकर उसके बारे में बच्चों को आगाह ना कर रहा हो। तो देखिए, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बहुत, मैं ये कह रही हूं कि मैं इस चीज को एडमिट कर रही हूं कि हाँ ठीक है कि एकदम से बहुत उफान के साथ नहीं जा रही है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन में आ रही है। और इसकी मंशा सिर्फ साफ सुथरी लोगों के लिए काम करने की, जनसेवा के लिए काम करने की है। और आप इसके रिजल्ट्स जो हैं, मैं अभी तो सिर्फ 100 दिन हुए हैं, 6 महीने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है वो सरकार बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो चुकी है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार आई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन के में थोड़ा इस चीज में अनुभव में कमी थोड़ी है, लेकिन फिर भी अगर मंशा आपकी नीयत अगर ठीक है तो अनुभव चलिए ये भी हम चर्चा करेंगे। मैं अत्री साहब आऊंगा आपके पास और टुकराल साहब भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, मैं जल्द वापस लौटता हूं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। 100 दिन पूरे हुए हैं सरकार के, खट्टर सरकार के, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या खोया है प्रदेश की जनता ने, क्या पाया है, क्या उपलब्धियां रही हैं और किस मुद्दे पर या किस फैसले पर यू टर्न भी लिया है सरकार ने। परवीन अत्री साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, सुनीता दुग्गल जी बोल रही थी, उस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, एक अच्छी बात तो ये है कि सुनीता जी ने ये बात को मान लिया कि वो अनुभवहीन है, वो नए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा। लेकिन आप अपने दायित्व से ये कह के नहीं बच सकते कि जी मैं तो नया हूं, मैं तो अनुभवहीन हूं, मैं धीरे धीरे करूंगा। ये तो आप अपने दायित्व से बचने का कोई बहाना नहीं है ना। दूसरी बात, देखो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान है वो हमारे समाज की बहुत बड़ी जरूरत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा अभियान है और ये समाज में इसके लिए जागरूकता फैलाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसके आप दूसरे पहलू को देखिए, आपने एक अभियान लेके आए, अच्छी बात है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने का जो जेस्चर है, क्या वो आपका सही है? सबसे पहली बात, जब ये अभियान पानीपत में पीएम साहब ने उसका लॉन्च किया था, आप देखिए, बड़ा कहने का, स्टेज के ऊपर वाटरप्रूफ टेंट था जहां नेता लोग बैठे थे। ठीक है, और जहां हमारी माताएं बहनें बैठी थी, जिनको वहां बुलाया गया था बारिश के मौसम में, सर्दी में, वहां कोई टेंट भी नहीं था, वाटरप्रूफ तो छोड़िए आप बात तो कर रहे हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की, लेकिन आपका जेस्चर वो नहीं है। हमारा प्रॉब्लम यहां है, हम आपसे बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप केवल नीति जो बनाते हो, जो पेपर पे आप ड्रॉ करते हो, वो केवल मीडिया में रहने के लिए,
ठीक है, केवल न्यूज में रहने के लिए। लेकिन इंप्लीमेंटेशन का जो जेस्चर है वो आपका वैसा नहीं है। आप चाहे इनके घोषणा पत्र की बात कर ले, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ले, चाहे देखिए अब एक बड़ी बात अभी सुनीता जी जिस तरह से डिफेंड कर रही थी कि यूरिया में प्रॉब्लम आई, खैर माना उन्होंने प्रॉब्लम आई, लेकिन जो हम जो बात कर रहे हैं कि साहब आपने यूरिया को ब्लैक करवाया, आपने किसान को परेशान किया, क्योंकि आपकी इंटेंशन किसान को यूरिया ब्लैक में देने की थी। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो मैंने बताया, जो एक रिकॉर्डिंग है सामने आई है, जहां इनके नेता ब्लैक मार्केटियर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑफिसर को धमका रहे हैं। तो हमारा जो कहना है वो ये है कि आपका जेस्चर वो नहीं है जो आप केवल मीडिया में आप जैसे बात कर रहे थे। खैर वो हुड्डा साहब ने जो बात की थी जहाज की और हेलीकॉप्टर्स की, हालांकि देखिए वो डिबेट का पार्ट नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर सुनीता जी से कहूंगा, खट्टर साहब जब महाराष्ट्र गए थे सीएम की ओथ में हिस्सा लेने के लिए, तो वो चार्टर्ड प्लेन से गए थे, ठीक है, और उसके ऊपर जो खर्चा आया था उसको कहीं बताया कि जी हमने चार्टर्ड प्लेन किया और उसके ऊपर हमने इतना पैसा खर्चा किया। भाई आप जो जनता को दिखा रहे हो वो आप क्या हो असली वो दिखाओ ना, वो नहीं आप दिखा रहे। ठुकराल साहब आपके पास आता हूं। ठुकराल साहब जिस तरीके से कह रहे हैं त्रिसाब की मीडिया में रहने के लिए ये सब किया जा रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? दो तीन जो अच्छे फैसले लिए, हाँ उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, लेकिन घोषणा करने में ये मुख्यमंत्री भी कम नहीं है। हर जिले में गए हैं और काफी सारी घोषणा करके आए हैं। इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री रहे हैं घोषणा तो उन्होंने भी बहुत की थी। किस तरीके से देखते हैं कि इतनी बड़ी घोषणाएं लेकिन पूरी कब होंगी और कैसे होंगी? घोषणाओं का सहारा तो सभी लेते हैं कहीं ना कहीं स्टेज पे, ठीक है, और 100 दिन भी कम होते हैं किसी सरकार को उसको पूरे अंक देने में मुश्किल होती है। बिल्कुल कोई अच्छा, मैंने पहले भी जैसे अर्ज किया कि आपने शुरुआत क्या की है, आपने कोई फाउंडेशन तो शुरू कर ली होगी ना। अब जैसे डिक्लेयर कर दिया दिल्ली में कि इतने हजार हम मकान देंगे, हाँ, आपने डिक्लेयर कर दिया कि हर साल हम 10 लाख जॉब देंगे, नौकरियां देंगे, हाँ, वो कहाँ है? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक फैसला 130 साल के बाद हिंदुस्तान में किसानों की जमीन लेने के बारे में नया कानून बनाया गया। बिल्कुल दिसंबर 2013 में, जनवरी 2014 में लागू हुआ। जब पार्लियामेंट में उस पर बहस हो रही थी, बीजेपी उसका हिस्सा थी, उन्होंने सपोर्ट किया। अब एक साल में क्या ऐसी तब्दीली आई कि वो आपने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू वो सारा एक्ट ही खत्म कर दिया कंपनसेशन का। आप किसान की जमीन कैसे भी ले लो, किसी तरीके से ले लो, सोशल इम्पैक्ट स्टडी करने की जरूरत नहीं है, उनसे पूछने की जरूरत में नहीं है, पीपी मॉडल में ले लो, गवर्नमेंट में ले लो, किसी तरीके से ले लो, सिर्फ कंपनसेशन का एलिमेंट छोड़ के बाकी सारा खत्म कर दिया। और जो आदमी उसमें शामिल था, खेत की बात यह है कि वो किसानों का अपने आप को मसीहा कहते हैं, हाँ, जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, वो हरियाणा से हैं, ठीक है, और उनके द्वारा ही ये ऑर्डिनेंस पास करवाया गया। वो इसका जवाब अब देने मुश्किल में पड़ते हैं। और अच्छी बात यह है लोकसभा स्पीकर भी ये बात कहती है कि ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए, ऑर्डिनेंस जनता की आवाज दबाने की वाली बात है। नहीं, ऑर्डिनेंस चलो एक अर्जेंसी होती है, ऑर्डिनेंस कर दिया, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को आप कैसे चलाएंगे? अब दुनिया भर में किसान हिंदुस्तान, चलिए वो केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार की नहीं, उसका असर तो हरियाणा में जो आप जमीन किसानों की लेंगे तो जमीन सरकार एक्वायर करेगी ना, डिप्टी कमिश्नर एक्वायर करेगा स्टेट का। लेकिन यहाँ पर जो रिवाड़ी वाला मामला था उसमें सरकार ने कहा कि हम ये जमीन नहीं लेते आपकी, ये भी तो बात वो तो इस वजह से की ना कि 500 करोड़ रुपए का बजट से बाहर जा रहा था, बजट से बाहर जा रहा था। वो जो वहां के कमिश्नर ने उनको कंपनसेशन अनाउंस कर दी, वो बहुत हैवी कंपनसेशन लगी उनको, वो ज्यादा कंपनसेशन नहीं देना चाहते। यही जमीन एक्वायर होगी, यही जमीन पे आप उनको कम कंपनसेशन में आप उनसे लेंगे। 500 करोड़ आप देने को तैयार नहीं थे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। चलिए डॉक्टर धीमान साहब आपके पास आते हैं। डॉक्टर धीमान साहब, हाँ हाँ, हुड्डा साहब, यस हुड्डा साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पर? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर धीमान ने कहा कि संत रामपाल को पकड़ना सरकार की उपलब्धि है। 26 करोड़ रुपया और 15 दिन तक वहां 50,000 फोर्स एक आदमी को पकड़ने में लगी। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है सरकार के लिए? हमने 2 घंटे में रामपाल को पकड़ के जेल में डाल दिया था जब यहां करौथा में कांड हुआ था। तो मैं समझता हूं कि जो सरकार 26 करोड़ रुपए एक आदमी को पकड़ने में लगाए, ये सफलता नहीं है, ये विफलता है। दूसरा, इन्होंने, इनके प्रवक्ता क्या कहते हैं, हाँ, कि किसान ये खाद के कट्टे ब्लैक करते हैं। अक्सर टीवी चैनलों पे इस प्रकार की बात करते हैं कि खाद की ब्लैक हो रही है। हकीकत में यह है कि किसान ब्लैक नहीं करता। किसान तो बेचारा बड़ी मुश्किल से 1-2 कट्टे 3 कट्टे बड़ी मुश्किल से लेता है। अच्छा, और कभी किसान ब्लैक नहीं करता। ये लोग किसान पे आरोप लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। और तीसरी, जो 65,000 नौकरियां इन्होंने खत्म कर दी, जिन युवाओं को 65,000 लोगों को इस साल नौकरी मिलनी थी, वो एक कदम से रिजेक्ट कर दी।
अब कम से कम 3 या 4 साल लगेंगे उनको दोबारा नौकरी मिलने में। अनुभवहीन सरकार है, हो सकता है कि ये 5 साल में भर भी ना सके। तो सबसे बड़ा खिलवाड़ युवाओं के साथ किया है। ठीक है, ना उनको बेरोजगार भत्ता दे रहे हैं, ना उनका आज उनको नौकरियां दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर काला धन लेके आऊंगा और हर हिंदुस्तान के एक नागरिक को 15 से 20 लाख रुपए दूंगा। अगर मैं नहीं लेके आऊं तो मुझे फांसी दे देना। आज मोदी जी का वायदा कहां है? ठीक है, किसको फांसी दे? ठीक है, ये मोदी जी ने खुद कहा था कि मेरे पास इसकी एक क्लिप है, मैं क्लिप दिखा सकता हूं इस बात की आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो चलिए। जो सरकार टोटल फेल होगी। ठीक है, डॉक्टर धीमान साहब आपके पास आते हैं। डॉक्टर धीमान साहब, जिस तरीके से एक तो किसानों की बात आई है कि युवाओं की बात आई कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, कोई जिक्र नहीं है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र नहीं है, यूरिया महंगी मिली। आप क्या देखते हैं, वाकई में ही इस सरकार ने कुछ काम तो चली शुरुआत की है, लेकिन युवाओं को और किसानों को नाराज कर दिया है 100 दिनों में? देखो, मैं जब बता रहा था कि सरकार ने फैसले क्या क्या किए हैं और इस सरकार के कार्यकाल में हुआ क्या क्या है। मैं संत रामपाल की जो आश्रम है उनके आश्रम को खाली कराना, उनके ना तो उसके खाते में कह रहा हूँ कोई उपलब्धि है, जैसे हुड्डा साहब ने कहा, मैं कह रहा हूँ कि उसके टाइम में हुआ क्या क्या है इन 100 दिनों में। वो क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू बन गया था लैंड ऑर्डर का। ठीक है, मैंने कहा कि इन 100 दिनों में वो भी एक इशू है जो 15-18 दिन चलता रहा। उसको कौन किस एंगल से लेता है, किस एंगल से नहीं लेता, वो लोगों के ऊपर है। लेकिन उसमें 15-20-25 हजार जो लोग थे उनको खाली कराना, वहां पर उसको किस एंगल से लेने लोग देखें। जहां तक दूसरी बात जो मुख्य तौर पे है, बीपीएल परिवारों को 1 रुपए किलो के हिसाब से अनाज देना था, ये वादा किया था। ठीक है, आज बीपीएल लोग इंतजार कर रहे हैं, बीपीएल परिवार वाले के कब मिलेगा वो अनाज। ठीक है, आज जो 5000 से ज्यादा आबादी वाले जो गांव हैं उनमें प्रसूति गृह बनाना था, एक वादा कर रखा है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ट्रैकिंग सिस्टम आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर ने रखना है, वो उसकी लोग तरफ इंतजार कर रहे हैं। जो हमारा सोनीपत की जो लड़कियां थी, जो रोहतक में बस में जो विवाद हुआ था, उन लड़कियों ने जो पिटाई की थी, उसमें कहा गया था हम रोडवेज की बसों में गार्ड सहित बसें चलाएंगे उन बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए। वो तो उसके लिए तो कुछ पैसे की भी जरूरत नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो ये सरकार 100 दिन में ये भी तय नहीं कर पा रही जिसमें पैसा नहीं लगना। हमारे पास ऑलरेडी संसाधन हैं, उनको सिर्फ फैसला लागू करना है और देश के मुताबिक। वो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो सरकार का जो तालमेल की जो बात है, सुनीता दुग्गल जी ने जो माना, वो क्योंकि अधिकारी रही हैं, उनको पता है कि किस तरीके से वो उस पेस पे भी देख सकती हैं। सरकार अभी उस पेस पे नहीं आई। और एक कहीं जो तालमेल की कमी, ऑब्वियसली तो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, मंत्री भी कह रहे हैं कि अफसरों के और मंत्रियों के बीच में तालमेल की कोई कमी नहीं है। ठीक है, साफ साफ देखा जा सकता है, जैसे ठुकराल साहब ने कहा, अत्रे जी ने भी कहा, हुड्डा साहब ने बताया, सब ने, मतलब हम भी देख रहे हैं, मीडिया में सब लोग देख रहे हैं, तालमेल कहीं अफसरों के और मंत्रियों के बीच में नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, विधायकों के बीच में और अफसरों के बीच में नहीं बैठ पा रहा। ठीक है, उसके क्या कारण है वो तो मैं नहीं जानना चाहता उसमें, क्योंकि आज हमारी डिबेट का विषय नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन 100 दिन में जो रिजल्ट लोगों को मिलने चाहिए थे, सरकार बदली थी, सरकार पहले ही बदलती रही है। हाँ। मैंने 1991 में सरकार देखी बदली, मैंने 1987 में पहले देवीलाल जब आए थे जब सरकार देखी, 91 की सरकार देखी, मैंने 96 की सरकार देखी, मैंने 99 की सरकार देखी, मैंने 2005 की देखी। जब सरकारें बदलती हैं तो पहले 100 दिन में बहुत कुछ चेंज होता है। लेकिन ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें 100 दिन में केवल और केवल, चाहे वो समीक्षा के नाम पे, चाहे जनता के नाम पे फैसले बदले हैं। या तो पिछली सरकार ने वो गलत फैसले किए थे या इस सरकार ने फैसले गलत किए, ये जनता ने देखना। ये कहे जाना कि एक हरियाणा की कैबिनेट हेडेड बाई जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हुड्डा, उनका फैसला गलत था, या एक कैबिनेट हेडेड बाई मनोहरलाल खट्टर, उसका फैसला गलत था। कौन सा बड़ी है? आप एक चीज देखिए, एक विधायक जाता है डीसी ऑफिस में और वो जाके वहां पे अधिकारियों की बैठक लेता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बैठक ले ही नहीं सकता। तो अनुभवहीनता का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? हाँ, ठुकराल साहब। नहीं, अनुभवहीनता के अलावा जैसे तालमेल की बात हो रही, मुझे लग रहा है कि मंत्रियों में आपस में तालमेल नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री के साथ भी उनका तालमेल नहीं है। ठीक है, ये बड़ी बात है। कहीं विश्वास कम होता जा रहा है। विश्वास बढ़ना चाहिए था। ठीक है, एक टीम के तौर पे काम करते, उनका एक खट्टर साहब उनके लीडर हैं उस टीम के, और टीम में काम होता। वो टीम वाली बात नहीं है। हेल्थ में कोई एजुकेशन वाला एजुकेशन में हेल्थ वाला, कोई इधर कोई उधर, बयान कहीं दे रहा है, बयान कहीं देता है, बयान भी आ रहे हैं। बयान के अलावा एक मैसेज ये जा रहा है, और शायद कुछ लोग देना भी चाहते हैं वो मैसेज, कि हम इस लीडरशिप से ऐसे खुश नहीं है, ठीक नहीं हुआ जो हुआ। ठीक है, सुनीता मैम, जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि तालमेल नहीं है मुख्यमंत्री का मंत्रियों के साथ, मंत्रियों का अफसरों के साथ, जिस तरीके से कई घटनाएं भी सामने आई हैं,
और जो मंत्री हैं वो भी हवा में बातें कर रहे हैं, या कंपटीशन है कि छापेमारी की जा रही है और वहां तक छोड़ दिया जाता है। आपको नहीं लगता है टीम वर्क बहुत जरूरी है यहां पर? मुख्यमंत्री और मंत्रियों का तालमेल बहुत जरूरी है और अफसरों का, जो सरकार के अफसर हैं उनका तालमेल बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। लोगों को फायदा पहुंचाने की बजाय आप तीर जो है वो हवा में छोड़ रहे हैं। नहीं सर मित्र जी, ऐसी बात नहीं है कि तालमेल की कमी है। तालमेल की कोई कमी नहीं है और सारा मंत्रिमंडल जो है वो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर कोई भी एक जो बड़ी डिसीजन है, जो बड़ा जो कोई भी अगर एक डिसीजन लेना है तो सारे मिल बैठ कर लेते हैं। जैसे कि अभी खेल नीति की अगर हम बात करें तो हमारे माननीय जो मंत्री जी हैं अनिल विज जी और हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों ने मिलकर रोहतक से यहां से खेल नीति की शुरुआत की। तो ऐसी बात नहीं है कि सब मिलके, लेकिन और जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी नीति बनाते हैं वो सब मिलके बनाते हैं। अगर ऐसा ना हो तब सरकार नहीं चलती होती। जो सरकार जो आज एक आम आदमी जो एक सुकून महसूस कर रहा है, भ्रष्टाचार से जो एकदम अपने आप को जो पहले त्राही त्राही कर रहा था, आज जो अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो पूरे तालमेल के साथ जो है वो उनके साथ बैठकर पूरी नीति बनाते हैं। और अभी आपकी खेल नीति आई है और अभी आपकी शिक्षा नीति आएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी जो शिक्षा मंत्री श्री रामविलास शर्मा जी हैं उनके साथ बैठ के इसके ऊपर पूरी मंत्रणा कर रहे हैं और पूरा का पूरा एक पूरा चार्टर वो तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपके सामने बहुत अच्छी शिक्षा नीति आने वाली है। लेकिन सुनीता जी, सरकारों का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं था उन लोगों को। जी हाँ सुनीता जी, आपने शिक्षा नीति की बात की है, उसमें हाँ गीता पढ़ाने की बात की है। गीता नहीं, 10,000 अध्यापक जो लगाने थे, जो इंतजार कर रहे थे चिट्ठी का कि ये चिट्ठी हमें मिलेगी, हम पढ़ाना शुरू करेंगे। आपके पास 17-18,000 टीचर्स की कमी है स्कूलों में। स्कूलों के बारे में जो रिपोर्ट अभी आई है वो बहुत चौंकाने वाली है कि पहली से 5वीं जमात तक बच्चों को 50% बच्चों को गिनती नहीं आती। बिल्कुल, एक दिन हमने पहले चर्चा की थी और डॉक्टर धीमान साहब ने यह बताया था कि किस तरीके की रिपोर्ट है हमारी सरकारी स्कूलों की, तो उसमें शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाए या शिक्षकों को भर्ती किया जाए, इस और सुनीता मैम ध्यान नहीं है। और ध्यान इस और है कि हम गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। जी पढ़ाएगा कौन? ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये अगर उन्होंने ये बात कही है तो वो एक पार्ट है, उसका छोटा सा एक पार्ट है, लेकिन शिक्षा नीति की तरफ पूरा ध्यान है, क्योंकि पिछली सरकार ने बच्चों को बिल्कुल एकदम से निकम्मा नकारा बना के रख दिया। एग्जाम सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दिया कि आप बच्चों को पास किए जाए। हमारे पास पूरा का पूरा एक रिप्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेटिव जो उसके आए हैं पूरे स्कूलों के, और उन्होंने आकर बताया है कि देखिए मैडम, ये सिस्टम पिछली शिक्षा नीति में रहा है। उन लोगों का ध्यान जो है बिल्कुल बच्चों की पढ़ाई की तरफ नहीं था। जेबीटी के टीचर्स भर्ती किए, उनका क्या हाल हुआ? हाई कोर्ट के अंदर 8,285 जो है वो उनके बारे में बताया गया कि उनकी भर्ती बिल्कुल ठीक नहीं की गई। तो ये पिछली वाली जो सरकारें हैं, चाहे वो चौटाला की सरकार थी, IND की सरकार थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, इन सरकार ने जो जेबीटी के टीचर्स हैं उनको टीचर कम और उनको राजनीति में पार्टिसिपेट करने वाले जो है वर्कर ज्यादा माना उनको, इसीलिए वो इनकी भर्ती में पिछले वाली में जो INLD की पार्टी है उस टाइम में घोटाला हुआ जेबीटी के टीचर्स में, और ऐसे ही कांग्रेस के टीचर्स हैं उनमें भी घोटाला हुआ। तो ये पारदर्शिता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेबीटी टीचर्स के अंदर लेकर आएगी, और इसीलिए उन्होंने मार्क्स जो है इंटरव्यू के मार्क्स कम किए हैं, सिर्फ 10% मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के रहेंगे। इन लोगों ने अपनी मर्जी से इस तरह के लोग भर्ती किए कि वो तो इनकी सिर्फ राजनीति करते रहते, बच्चों को पढ़ाने नहीं जाते वहां पर। वो इस तरह से पूरे सारे बच्चे, पूरे हरियाणा के बच्चों का सत्यानाश करके रख दिया पिछली जो है शिक्षा नीति ने, और बच्चों को पास करते जाओ। हुड्डा साहब, आप हमेशा कहते थे और मुख्यमंत्री भी कहते थे, आप जब आपकी सरकार थी, कि आपने शिक्षा का हब बना दिया है, खेलों का हब बना दिया है, और ये तो ऐसी तैसी कर रहे हैं कि आपने शिक्षा का वहां पर क्या कर दिया, कबाड़ा कर दिया। देखिए, 12 विश्वविद्यालय हमने स्थापित किए हैं 10 साल के अंदर, रिकॉर्ड है। 5वें बच्चे फेल हो गए। देखिए, आप ये अब सुन रहे, ये इनकी बात कह रहे थे, मैं चुप था, अब मेरी बात सुनिएगा जरा, सुन लीजिए। हमने शिक्षा को आगे ले गए। जो लोग हमारे मैक्सिमम लोग आज IPS और IAS में सेंट्रल सर्विसेज में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कि हमने अच्छी शिक्षा दी। और मैं एक बात और कह रहा हूं, सरकार की जो 100 दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दिल्ली को पानी दे दिया एक्स्ट्रा। मोदी जी कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानी नहीं दिया, मनोहर लाल खट्टर ने पानी दिया। इससे बड़ा विश्वासघात हरियाणा के लोगों के साथ ये सरकार क्या कर सकती है कि जो हरियाणा के खेतों में पानी जाना था, जो हरियाणा के लोगों को पीने का पानी मिलना था, दिल्ली में भेज दिया।
तो ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि टोटल सरेंडर कर दिया भारत सरकार के सामने। ठीक है। और जिस प्रकार से भारत सरकार के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हम सब्सिडी खत्म करने जा रहे हैं यूरिया पे, इस सरकार को ये चेतावनी देना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर इन्होंने सब्सिडी किसानों की खत्म की तो इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे हम। और तीसरा, रामदेव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया इन्होंने। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मामले में। दूसरी तरफ रामदेव लड़के नहीं, वो बात हम कर चुके हैं हुड्डा साहब, वो बात हम कर चुके हैं, इसका वो ठुकराल साहब पहले कह चुके हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं आपसे हाँ। कि इस सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो कुछ नहीं है। इस सरकार ने कर्मचारियों के साथ धोखा किया, इस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया, इस सरकार ने आम आदमी के साथ धोखा किया। अतुल साहब, आप कुछ बोलना जा रहे थे। सबसे पहली बात पता क्या, बहुत जरूरी है ये जानना, दिशाहीन सरकार है, विफल सरकार है और इसने कुछ नहीं किया 100 दिन। ठीक है। देखिए, जैसे सुनीता जी जिस तरह से महिमा मंडित करने की कोशिश कर रही थी सरकार को, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुछ आदत भी है, ये तो पीएम मोदी साहब से देख लीजिए, नीचे तक केवल बोलते हैं और डिलीवरी नहीं होती है। अच्छा। 18% क्राइम रेट बढ़ा है पिछले 100 दिन में हरियाणा के अंदर। अच्छा। तो ये कानून व्यवस्था की बार बार बात करते हैं, ये राम राज्य की बात करते हैं। 18% ओवरऑल क्राइम रेट इंक्रीज हुआ है 100 दिन में। और जैसे अभी हुड्डा जी भी थोड़ा सा किसानों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे थे, ये भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। हमारे प्रदेश की जीडीपी में सन 2004 की बात करें तो किसान का योगदान 24% होता था, जो पिछले 10 साल में मात्र 15% रह गया था। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ बर्ताव कर रही है, अरे आप प्रदेश की तरक्की कहां से करोगे? जो आपकी जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, वो आज आपकी वजह से परेशान है। आप उसके यूरिया नहीं पहुंचा दे पा रहे हो, आप उसको उसकी फसल का सही कीमत नहीं दे पा रहे हो, आप उसकी जमीन को जबरदस्ती एक्वायर करने की नीति लेके आ रहे हो, तो आप कैसे इस प्रदेश को तरक्की पे लेके आओगे? किस तरह से महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सरकार को? ठुकराल साहब, पहली बार बहुमत के साथ सरकार आई बीजेपी की, इनके अंदर तो जोश होना चाहिए था, टीम वर्क के तौर पर काम करना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि तालमेल नहीं है, तो इसका खामियाजा तो फिर भुगतना पड़ेगा बीजेपी सरकार को। देखिए, ऐसा लगता है कि जो पिछला चुनाव हुआ है ना, वो इतना विश्वास इनको भी नहीं था बीजेपी को कि इनका पूरा बहुमत आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी से, लोक दल से, हर जगह से लोगों को लेके फटाफट टिकट बांटने की बात और पहली बार लोगों को इलेक्शन लड़ाने की बात, बहुत घबराहट में इलेक्शन लड़ा गया था, बहुत चिंता से। ठीक है। अब वो चिंता इनकी खत्म हो गई, इनको लोगों ने बहुमत दे दिया। बिल्कुल। उसके कई और वजह भी हैं, उनमें नहीं जाते, लेकिन उसके बाद एक जो ठोस सरकार बैठे और मजबूती से चीजों को हाथ में ले, मसलों को हाथ में ले, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद एक मैसेज तो जाए ना कि ये सरकार, दिस गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस, ये काम करेगी, काम के नतीजे आपके सामने होंगे। मैं नहीं महसूस करता कि 100 दिन में आप बहुत बड़ा काम कर देंगे, लेकिन 100 दिन में कई चीजों के आप नींव रख देंगे। फिजिकल, जैसे मैंने पहले अर्ज की, फिजिकल मामले में आपने कहा कि हम व्हाइट पेपर देंगे, किस दिन व्हाइट पेपर देंगे? 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, कब देंगे? कब बताएंगे लोगों को? ये पिछली कांग्रेस की सरकार का लेखा जोखा ये है। बजट बनाना है तो आपके जो मंत्री हैं वो पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए हैं, तो क्या किस तरीके से ये सरकार काम करेगी? मैसेज क्लियर जाना चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी बनाने में कितने महीने लगते हैं, बिल्कुल कितने दिन लगते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं सब। बिल्कुल, तो यह मैसेज क्लियर जाना चाहिए। और जो हमारे प्रदेश की जनता है बहुत जल्दी निर्णय चाहती है, बहुत जल्दी फैसले चाहती है, बहुत जल्दी, और होना चाहिए, उनके लिए कुछ होना चाहिए। डॉक्टर धीमान साहब आपके पास आते हैं। जी डॉक्टर धीमान साहब, अब किस तरीके से देखते हैं कि जो अभी तक फैसले लिए हैं या जो भी काम किए हैं, आगे क्या लगता है कि जो प्रदेश की जनता है इन 100 दिनों को किस तरीके से जज कर रही है? कि जो 100 दिन, हालांकि बीजेपी की नई सरकार पहली बार आई है, 100 दिनों को किस तरीके से जनता देख रही है, किसान देख रही है, नौकरी पेशा देख रहा है, स्टूडेंट देख रहा है और युवा देख रहा है? जब कोई प्रदेश में संकट आता है उस वक्त उसको हैंडल करना उस वक्त की सरकार का काम है। प्रदेश में 2 संकट आए, एक का हम जिक्र कर चुके हैं, दूसरे का भी कर चुके हैं, खाद वाला, उसको ठीक से डील नहीं किया जा सका। तीसरा एक और जो मामला जिसकी तरफ जो हमने वादे की बात जो बना दी वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जो सरकार को करना चाहिए, जैसे पानी वाला एक इशू आया है, अब इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच बोल रहे हैं,
इसमें मुख्यमंत्री हरियाणा के वर्तमान जो है मनोहर लाल खट्टर वो सच बोल रहे हैं, इसमें कृष्णमूर्ति हुड्डा जी वो सच बोल रहे हैं, या इस सरकार के अधिकारी सच बोल रहे हैं जी। मैं समझ नहीं पाया। मैंने अधिकारियों से बात की कि नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रचार करते हुए दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हुए कहता जी अब दिल्ली में भी हमारी सरकार, हरियाणा में भी हमारी सरकार, और दिल्ली के लोगों को पानी मिला, पानी मिला कि नहीं मिला पूछते हैं। अधिकारी ये कहते हैं कि एक मतलब हरियाणवी भाषा में अगर एक घूंट पानी भी फालतू नहीं मिला दिल्ली को। प्रचार इतना बड़ा कर दिया, लोगों को जता दिया कि हमें इतना पानी मिला। ठीक है, पानी मिलना है मूनक नहर से, मूनक नहर का कट लगाया नहीं था दिल्ली ने, सुप्रीम कोर्ट में सरकार चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कट बंद करो तभी मूनक नहर में पानी चलेगा। पानी दिल्ली छोड़ने वाले जो हरियाणा सरकार के जो अधिकारी हैं पानी छोड़ने वाले वो कहते हैं एक की तरह से फालतू पानी नहीं गया। ठीक है, तो कौन सच बोल रहा है? ठीक है, तो ये तो चलो हो गई पॉलिटिकल बात। तो इसके ऊपर तो हरियाणा गवर्नमेंट को स्टेटमेंट देनी चाहिए। स्टेटमेंट देगी, हरियाणा गवर्नमेंट स्टेटमेंट देगी, गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट जारी की है, कोई फालतू पानी नहीं दिया। ये सब दिल्ली के राजनीतिक हित साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और मित्र जी उनको लैपटॉप देने थे, उन लैपटॉप का कहीं जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल, जैसे पंजाब सरकार ने जो अकाली दल थी विधानसभा चुनाव में कहा था हम लैपटॉप देंगे, उनके 3 साल तकरीबन पूरे हो गए, लैपटॉप नहीं कहीं मिला। ऐसे हरियाणा के विद्यार्थी भी जो 10वीं और 12वीं के प्रतिभावान विद्यार्थी थे उनको कहा था हम लैपटॉप देंगे। अब प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप कब मिलेंगे इसका जिक्र होना चाहिए कहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो 100 दिन मिलाकर समय हो गया तुकराल साहब, जैसे माफी चाहूंगा, स्पीड ब्रेकर के बाद गाड़ी चलती है अब उस तरीके से चलनी शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हरियाणा की जनता है बहुत जल्दी फैसला ले लेती है, और सुनीता दुग्गल जी आपकी सरकार है, जो भी जनहित के फैसले आपने लेने थे, जो आपने वायदे कर रखे थे वो ले लीजिए, क्योंकि जनता बहुत जल्दी फैसला सुना देती है। जो हरियाणा की जनता है बहुत जल्दी जज भी कर लेती है किसी सरकार को। तो जनहित के फैसले लीजिए, ना कि जो हमारे मंत्री हैं वो सिर्फ हवा में बातें करें। कुछ फैसले आपकी सरकार ने अच्छे भी लिए हैं, उनकी हम सराहना करते हैं, लेकिन जो जनहित के फैसले हैं, जो आम जनता को फायदा मिलना चाहिए, कम से कम उनकी शुरुआत यहां पर जरूर होनी चाहिए। हालांकि 100 दिनों में ज्यादा हम जज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने यहां पर समीक्षा की है कि पहले 100 दिन सरकार के कैसे रहे हैं, क्या हुआ है, क्या खोया है और क्या पाया है, और बहुत अच्छी चर्चा भी रही है। सभी ने अपना यहां पर पक्ष भी रखा है, लेकिन अभी बहुत जरूरत है अभी जो जनता के लिए। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन आप बने रहें A1 तहलका हरियाणा के साथ।